वहाँ पे। सर ये हाइट मैप से बनाए, लैंडस्केप के अंदर हाइट मैप को करके अपलोड कर दो। तो जब तुम लोग को इतना बताया हुआ है, इतना आइडिया दिया, तो तुम लोग को बना लेना चाहिए था कुछ तो। सर अगर हमें जैसे आपने जो हाइट मैप लिया है इसके अंदर रोड आ रहा है, तो अगर हमें कोई ऐसा ही मतलब मैप चाहिए तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? हम्म। उसके लिए हमें क्या सर्च करना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा मतलब? जैसे आपने ये वाला मैप लिया है हाइट मैप, हाइट मैप। तो वो रोड वाला हमें कैसे पता चलेगा? वो तो थोड़े वैसे आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। भाई वैसे तो नहीं मिलता हो, तो आपको देख के आइडिया लगाना पड़ेगा ना। ऐसे रोड वाला नहीं मिलेगा। तो सर तुम, ये वाला आप प्रोवाइड। ये तो रैंडम निकाला था यार, गूगल पर सर्च करो तो मिल जाएगा। ये रोड नहीं है, वो नदी है। हाँ ओके। नदी को मैंने रोड में कन्वर्ट किया। लिखो हाइट मैप विद रिवर। हाँ ओके।
अभी अगर डायरेक्ट उसमें ना आए या कुछ मिसिंग हो तो मैं से FBX में भी डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे हाउस टेक्सचर्स की उसमें टेक्सचर्स नहीं आ रहे, तो ये करो और ये करो, ऐसे दो फाइल्स अपनी से डाउनलोड हो जाएंगी। फिर इसको लेके आएंगे हम यहाँ पे अंदर, इधर एक हाउस लगाएंगे ये वाला, फिर उसके बाद हम लाइट्स में जैसे हमने 5 लाइट एक्टर्स को जस्ट पढ़ा, अभी यहाँ पे लाइट के टाइप्स है उनको भी हमें समझना है। यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसमें टेक्सचर्स पे जाओ, फ्लिप मूव इंपोर्ट रीजन्स फाइल डिस्टेंस टू एस लॉन्ग दैट, वो मल्टीपल थे ना इसलिए वो नहीं ले रहे हमें यहाँ पे। वॉल्यूमीटर और सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, इसलिए इसको हमने 100 टाइम्स स्केल कर दिया यहाँ पर। चीजें अपनी आप आएंगी हमारे, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
मिलते हैं क्लास के बाद, ऊपर आता हूँ। ये एक बार मैप्स को जोड़ना है हमने, डिफ्यूज किस चीज का है देखना पड़ेगा। पैरामीट्रिक यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है अपना, इसमें रफनेस में जा रहा है, ठीक है। सर ये लोग इतनी मेहनत करते हैं तो ये कमेंटिंग क्यों नहीं कर रहे? ये मेहनत कुछ नहीं किया भाई, पहले समझा कर। ये अगर तू किसी सॉफ्टवेयर में बना के एक्सपोर्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली अनरियल इंजन कन्वर्ट करता है। अच्छा, मैप से कुछ बनाऊंगा भेज दूंगा तो वो अपने आप कन्वर्ट करता है। कंफ्यूज करो मैप बेस करो, शाइन प्लस मैथ अच्छा सब करना फिर जाओगे नहीं सकते। occlusion roughness metals occlusion roughness metals, तो ये जाएगा अपने यहाँ से इस पे, ठीक है। इस कलर सो ये हो गया डन। इसे अप्लाई करते हैं और ये आया हमारा टेक्सचर के साथ कलर, ठीक है। ये होता क्या है, ये पूरा चैनल पैक्ड होते हैं। अभी आप लोग को बेसिक लेवल की टेक्सचरिंग पता ही है, ये कॉम्प्लेक्स नोड्स यहाँ पे हमने बनाया नहीं है ना, ये सॉफ्टवेयर वो करने वाले ने किया, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ। क्योंकि जो एफवीएक्स फाइल आप लोग देखते हो फैब के अंदर, ये एफवीएक्स फाइल सिर्फ अनरियल के लिए नहीं बनाए। इसमें एफवीएक्स का मतलब क्या हुआ, किसी भी 3D एप्लीकेशन में इस फाइल को हम एक्सेस कर सकते हैं, या फिर किसी भी 3D एप्लीकेशन में फाइल एक्सपोर्ट हो सकती है। तो कंपैटिबिलिटी ऐसी बनानी पड़ेगी जो हर सॉफ्टवेयर में चल सके। उस हिसाब से आपको टेक्सचर्स तो प्रोवाइड कराए गए हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कौन सा टेक्सचर कहाँ लगता है। एडिशनल जो वहाँ पे नोट्स हैं, उन नोट्स की जरूरत ही नहीं। अगर तुमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो तुमको इतना कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। तुमको बस ये देखना इसमें क्या क्या लिखा है। तुमको इसमें दिख रहा है बेस कलर लिखा है, सबको पता है बेस कलर का मतलब एल्बिडो फ्लैट कलर्स होती हैं। एमिसिव सबको पता है क्या होता है, लाइट प्रॉपर्टीज होती है एमिसिव का मतलब। नॉर्मल मैप सबको पता है हाइट इंफॉर्मेशन होती है। ये आपका ORM मैप है, इसको हम ORM बोलते हैं। ORM में ऑक्लूजन होता है, रफनेस होता है और मेटलनेस होता है, ठीक है। ORM क्योंकि ऑक्लूजन से स्टार्ट है, वैसे इसको ARM बोलते हैं, एम्बिएंट ऑक्लूजन होता है। तो इसमें 3 कलर्स हैं, इसमें 3 कलर्स रेड ग्रीन ब्लू है, मिक्स होकर अभी आउटपुट बहुत डिफरेंट दिख रहा है। अभी जो कलर दिख रहा है सेम, ये येलो कलर और ग्रीन कलर और रेड कलर का कोई आउटपुट मतलब कोई यूज नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब हम इनको सेपरेट करते हैं, जस्ट इसमें से रेड कलर को निकाल के उसको ग्रे स्केल की वैल्यू में डाल देते हैं, ग्रीन को और ब्लू को, तो ये अलग अलग तरह के हमारे प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। वो काम पता होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसके वजह से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इधर। हम इन सबको सेव कर लेते हैं। अब मान लो ये मटेरियल में जाके मैंने जो जोड़ा, दैट वाज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। जो हमने ये काम किया, इसमें बहुत सारे पहले से नोड्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड नोड्स हैं, इनमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ सी व्हाट
what we can do is, let me just create a new material first. Okay, right click and go to material, and इसमें हम लिखते हैं house MTL for material. हाउस मटेरियल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, क्या बना, सिर्फ और सिर्फ ग्रे कलर, नथिंग एल्स। यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। अब अगर हम हाउस मटेरियल के अंदर जाएं और ये सारे मैप्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें ऐसे, ये देखो अपने पास क्या है, कलर है, नॉर्मल है, एमिसिव है और रफनेस है। सो फर्स्ट द कलर, बेस कलर दिख ही रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप एज अ बेस कलर, कलर आ गया। सेकेंड we have this emissive color, drag and drop। अब इसमें टेक्सचर सैंपल लिखा है, emissive color यहाँ लिखा आएगा आपका, यहाँ सारी चीजें लिखी आ रही है, ठीक है। This is your emissive color, and when you select it, you can see the name is there, okay। And the third one, इसको हमें कहाँ पे यूज करना है, we can use it for the ambient occlusion। इसमें है चैनल, कैसे देखना है, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू, ये तीन कलर में तीन अलग अलग इमेज लगी हुई। ब्लू को ऑफ कर दो, एक इमेज बंद हो गई, ग्रीन को ऑफ कर दोगे, दूसरी इमेज बंद हो गई। अभी सिर्फ रेड बची। रेड में क्या डाला हुआ है, रेड में एम्बिएंट ऑक्लूजन डाला हुआ है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स का इमेज होता है, तो सिर्फ रेड चैनल के अंदर इसको डाल दिया। अब ये नहीं सोचना है कि रेड के अंदर लाल कलर क्यों नहीं दिख रहा है। रेड के अंदर लाल कलर इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि ये मोनो है, ये डुअल नहीं है। मोनो में आपके मोनोक्रोम दिखते हैं, एक तरह का टोन। तो इसमें जो यहाँ पे आपको जो ये कलर दिख रहा है व्हाइट, ये आपका लाइट है, और जो ब्लैक दिख रहा है वो आपका शैडो है। आप इसको ऑफ करें, ग्रीन पे देखें, ये आपका रफनेस, जितना व्हाइट उतना रफ इसमें है लाल। और ब्लू पे जाओगे तो मेटल है, ये कुछ कुछ मेटल्स के एरियाज होंगे कहीं कहीं पे, तो वो व्हाइट दिख रहे हैं। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए क्या करना है। ये सिर्फ चेक करने के लिए सारे चैनल्स को ऑफ करके ऑन किया है, इनको तीनों को ऑन करके यहाँ पे हमें छोड़ देना है, कुछ भी सेव नहीं करना है। अब इधर आएंगे, हमें पता है मैं उससे भी बढ़िया बना दूंगा जो ओरिजिनल में था। इसमें मेरे पास एम्बिएंट ऑक्लूजन है, तो मैं रेड कलर जो है पहला, वो आपका एम्बिएंट ऑक्लूजन होता है। यूजुअली ARM चलता है, ए फॉर एम्बिएंट ऑक्लूजन, आर फॉर रफनेस एंड एम फॉर मेटलनेस। इसको हम ले जाएंगे और यहाँ से ले जाके हम कहाँ पे डालेंगे, एम्बिएंट ऑक्लूजन पर डालेंगे। एफ आने लगी है अच्छी वाली। फिर जी से हम ले जाएंगे इसको रफनेस में। अब इसको रोटेट करके देखोगे कहीं पे शाइन दिखेगी, पहले नहीं दिख रही थी, शाइन में दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अभी मैं लाइट रोटेट करके भी देखूंगा, यहाँ पे देखो कुछ चमक दिख रही है, यहाँ पे सी, वो चमक पहले नहीं दिख रही थी। अगर हम इसको हटा दें तो देखो वो चमक नहीं दिख रही अब। जैसे हम इसको जोड़ रहे हैं, इसी से रियलिज्म आती है, इसी से आउटपुट आता है। ये देखो कितना सही से दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ब्लू में मेटालिक है, तो हम इसको उठा के मेटलनेस में डाल देते हैं, ये हो गया मेटालिक। अब कहीं कहीं पे जो शाइन, मतलब इनमें देखो मेटल्स की इफेक्ट आएगी। मुझे अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा मेटल वाला पार्ट, शायद नीचे यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है येलो कलर की पॉइंट्स, यहाँ पे मेटल्स है। फिर नॉर्मल है, नॉर्मल को डायरेक्ट हम उठा के ऐसे डाल देते हैं, नॉर्मल भी आ गया, एंड हर भर के हमारे रिजल्ट्स आ गए हैं। अब अप्लाई करो एंड सेव कर दो। जितना तामझाम इस मटेरियल में था, सही, इतना डरावना सा स्ट्रक्चर था, कोई यूज नहीं है, सिर्फ सिंपल। और देखा जाए तो ये बनाना भी नहीं चाहिए हमें, इससे सीन बहुत हेवी भी हो जाती है बेफालतू। और मैं आप लोग को मतलब काम चोरी के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। देखो क्या है, इसमें ब्लैक कलर्स के साथ आप एक नोड बनाएंगे, क्यों जोड़ोगे। और ये वैसे बनाया हुआ है जैसे मैंने आप लोग को लैंडस्केप मटेरियल में बनाना बताया था ना, रॉक एंड ऑल, नॉट यूजफुल दीस थिंग्स आर, ओके। तो एंड ये बनाया नहीं है, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, ये सॉफ्टवेयर ने अपने आप कन्वर्ट किया। मैं आगे क्लासेस में दिखाऊंगा, हम एक टेक्निक पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा आपका दैट विल बी फ्रॉम मैक्स टू अनरियल इंजन। वहाँ पे एक हम टेक्निक यूज करेंगे फॉर आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो। वहाँ से सारे टेक्सचर सब कुछ जितने भी हम एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो अनरियल इंजन मैक्स के टेक्सचर्स को, मैक्स के मटेरियल्स को और मैक्स के लाइट्स को अपने नोड्स में कन्वर्ट करके देगा। एक प्लगइन होता है डेटा स्मिथ के नाम से, डेटा स्मिथ पढ़ाऊंगा तो होएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो ग्लास वगैरह कितना रियलिस्टिकली आ रहे हैं, अगर मेटल का इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अगर आप राइट कंट्रोल एल के साथ चेंज करके देखोगे तो यू कैन नोटिस वेरी काइंड, वेरी नाइस रिजल्ट्स। सो अब परेशान नहीं होना कि सर मैंने ना वो फैब से घर डाउनलोड किया, अब जो है उसमें टेक्सचर नहीं आ रहे, या फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट डाउनलोड किया उसमें टेक्सचर नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए टेक्सचर की पढ़ाई गई कि आप कनेक्ट कर सकते।
देखो प्रॉपर आ गया, नहीं था जब हमने इंपोर्ट किया था, कैसा आ रहा था, गंदा सा आ रहा था। और स्केलिंग देखनी है, बहुत छोटा आ रहा है, थोड़ा बहुत छोटा आ रहा है तो हो सकता है उसकी साइज देखो, या तो इतना ही बड़ा आएगा या एकदम छोटा आएगा, ये इतना बड़ा नहीं आएगा। जैसे होता है ना कि ये लाइक हमने यहाँ से मान लो 20 कर दो, ये इतना बड़ा नहीं आएगा गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमेशा जो स्केलिंग है तुमको चेक करना चाहिए, वो कन्वर्ट होके आ रही होगी, या तो मीटर की सेंटीमीटर में आ रही होगी, या तो सेंटीमीटर की मीटर में आ रही होगी। बहुत बड़ी आ रही होगी, बहुत बड़ी आ रही होगी तो आप यहाँ पे 0.1 या 0.01 करोगे, 0.1 करोगे तो 10 टाइम्स छोटा हो गया, 0.01 करोगे तो 100 टाइम्स छोटा हो गया, ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। अगर बहुत छोटा आ रहा होगा तो आप 1 की जगह 100 कर दोगे तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से देखना, देखो अभी 1 कर रहा हूँ मैं, कितना छोटा आ रहा है। हालांकि हालांकि एक और इससे भी बेटर बात बताता हूँ, ये तो हमने गेस वर्क किया है, क्या पता हम गलत है, क्या पता हम सही है। द बेस्ट मेजरमेंट इज ऑलवेज टेक अ कैरेक्टर, कैरेक्टर से तुम मेजर करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये कैरेक्टर 6 फीट का होता है। कैरेक्टर यहाँ पे लेने के लिए कंटेंट में जाएंगे, ऐड में जाएंगे, यहाँ से जाके हम पहले तो पे चेक करेंगे थर्ड पर्सन है कि नहीं हमारे पास, यहाँ पे नहीं है। ऐड में जाएंगे, ऐड फीचर और कंटेंट पैक में जाएंगे, कंटेंट में जाएंगे और स्टार्ट, सॉरी हम थर्ड पर्सन लेना है ना, थर्ड पर्सन में जाएंगे और ऐड टू प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे थर्ड पर्सन को ऐड टू प्रोजेक्ट करेंगे, हमें कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे, उसमें हम साइज का आइडिया लगा पाए। उसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट अब अगर आप एक कंटेंट में जाओगे, थर्ड पर्सन में जाओगे, सॉरी कैरेक्टर्स में जाओगे, तभी मैनिकिन्स में आपको अलग अलग तरह की मैनिकिन्स मिलेंगी, मैशेस मिलेंगी। इसमें से आप एसकेएम क्वीन या मैनिकुस ले सकते हैं। देखो हमारा साइज हमने बड़ा बना दिया, बहुत बड़ा हो गया है। घर का साइज मुझे लगता है 10 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है, बोल रहा था ना मैं, तो 10 टाइम्स, 100 टाइम्स है तो एक बार 10 टाइम्स ट्राई करता हूँ। और ये लॉक है, यहाँ से हम इसको लॉक करेंगे तो तीनों में एक साथ हो जाएगा। देखो 10 कर दिया, कितना छोटा हुआ, 10 टाइम्स था, ठीक है। उस हिसाब से ना मेरा लैंडस्केप बहुत बड़ा है, दैट इज द रीजन। एंड दबा दिया, एंड की, तो ये यहाँ पे आ गया है। सेकंड यहाँ से मूव करेंगे, कैरेक्टर जाएगा इधर। अब देखो साइज कितना सही आ रहा है ना, ये हमें ध्यान देना होता है। एंड की दबाओ, इसको 5 में करो, इसको 1 पे करो, ये रहे। अब इंसान कैरेक्टर के हिसाब से सही लग रहा है घर, हमेशा ऐसे मेजर करना, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि इसका आधा आ रहा है, या तो 10 के साथ, या तो जो भी यूनिट्स है यूनिट को पकड़ना है। अब अगर आपका फिट इंचेस का होगा, जैसे मैक्स से लिया तो फिर 12 के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि 12 इंच का एक फिट होता है। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, क्योंकि साइज सही नहीं होगी तो हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे, साइज सही होना जरूरी है। तो ये बस मैंने ऐसे ही दिया है। अब आप यहाँ पे कुछ और प्रोसेस की कॉपी कर सकते हो इसी तरीके से। सर हम आर्किटेक्चर का इमीडिएटली में क्या क्या काम कर सकते हैं? राइटिंग और रेंडरिंग, बस। और क्या करेंगे? अगर मॉडल वगैरह बनाने हो नहीं, माया मैक्स यूज करो मॉडल बनाने के लिए। सर
उसके लिए एक नया कोई पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर भी है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं उसके आगे पीछे, पता नहीं कौन सा है। भाई एक नहीं 1000 सॉफ्टवेयर से, अब सारे सॉफ्टवेयर ना। ये सर इसकी मालिक है ना, उसके पापा भी उधर गया था मैं ऑफिस में, तो उनका आर्किटेक्चर का ये पता नहीं भाई कौन। बहुत लोग यूज करते हैं यार, कहना मुश्किल है। रेविट यूज करते हैं, रेविट सॉफ्टवेयर यूज रेविट करते हैं। रेविट 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 बहुत सारे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के चक्कर में मत पड़ो, टेक्निक पता होना चाहिए बस काम। रेविट है, स्केचअप है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर। तो सर ये जो पर्टिकुलरली जैसे आर्किटेक्चर के लिए सॉफ्टवेयर बनाए हैं, इसमें हमें फ्रीडम ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू माया और मैक्स, या फिर सेम ही होता है? सेम नहीं होते, फ्रीडम ज्यादा मिलता है, उसको उसी काम के लिए बनाया है। चलो अभी तक ध्यान देते हैं। अभी इसमें हमने मटेरियल डालना है, अगर कोई मटेरियल है तो डाल दो, नहीं है तो मैं यहाँ से स्टार्टर कंट्रोल पर डाल देता हूँ। ऐड फीचर कंट्रोल का। ठीक है, अभी हमें इसमें मटेरियल डालना है, तो हम यहाँ पे लैंडस्केप में जाएंगे और लैंडस्केप मटेरियल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इस तरीके से आ जाएगा। कुछ और ट्राई कर सकते हैं जो सही मैच हो रहा हो। दिस वन आल्सो। ये घर मैंने ऐसे ही लगाया। अभी हम लाइट की अदर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम क्या है और इसका क्यों यूज करना है। पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सेटअप है जो हमारे लाइट को न्यूट्रल रखने के लिए बहुत हेल्प करता है। लाइट को न्यूट्रल रखने का मतलब ये होता है कि हमारी लाइट का पावर जितना है उतनी ब्राइटनेस दिखनी चाहिए सीन में। और यूजुअली क्या होता है, हमारी लाइट की ब्राइटनेस कितनी भी होगी, सीन हमेशा ब्राइट दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एक्सपोजर यूज कर रहा होता है। ऑटोमेटिक एक्सपोजर क्या है? ऑटोमेटिक एक्सपोजर कैमरे का एक फिनोमेना है। जब हम कैमरा से कोई चीज शूट करते हैं तो डार्क हो चाहे सीन ब्राइट हो, दोनों केस में हमारी फोटो अच्छी निकले, इसीलिए ऑटोमेटिक एक्सपोजर का यूज करते हैं। बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल भी रहता है, बट एडवांस यूजर्स और फॉर एडवांस काइंड ऑफ वर्क आपको ऑटोमेटिक से स्विच करना चाहिए मैनुअल में, या फिर ऑटोमेटिक में काम करे तो ऑटोमेटिक का कंपेंसेशन यूज करना चाहिए, जिससे आपको एक रियल जो लाइट का इनपुट है वो सीन में दिखे। तो ऐसा नहीं होता है कि हर जगह हमेशा एक तरह की लाइटिंग हो। आपके जगह के हिसाब से लाइटिंग डिफरेंट हो सकती है, जगह के हिसाब से लाइट की इंटेंसिटी कम और ज्यादा होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पे सिस्टम काम करे। अभी हमारा सिस्टम ऐसे काम नहीं कर रहा। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मेरे पास अभी 10 है इसकी इंटेंसिटी। अगर मैं इसको 100 करता हूँ, लेकिन अभी जैसे 100 करूंगी एकदम से जंप करेगा, ब्राइट होएगा, फिर वापस से इसी इंटेंसिटी में या इसी लेवल के ब्राइटनेस में आके रुकेगा। मेरे को एंटर करना है, एंटर, देखो ब्राइट हुआ, वापस से वहीं पे आके रुक गया। अब 100 तो क्या, अगर मैं इसको 1 कर दे रहा हूँ, देखना एकदम से डार्क हुआ, ये धीरे धीरे फिर ब्राइट होके उसी स्टेज पे आके रुक जाएगा जिस स्टेज पे हमने इसको छोड़ा था। तो चाहे मैं 1 कर रहा हूँ, चाहे मैं 10 कर रहा हूँ, चाहे मैं 100 कर रहा हूँ, तीनों में आपको लाइटिंग में कोई डिफरेंस नहीं दिख रही है, तो फिर इस लाइट का कोई मतलब ही नहीं रहा। सो हमें क्या करना है, अब हम इसकी डिफॉल्ट लाइटिंग सेट करते हैं 10, जितनी थी बाई डिफॉल्ट में। हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो अब हमें एक ऐसा फीचर ढूंढना है जो ये ऑटोमेटिकली हमारी लाइट को मतलब बैलेंस कर रहा है या अपने हिसाब से छेड़ रहा है। तो ये अगर आपको ढूंढना है तो इसका मेन जो ऑप्शन मिलेगा, दैट विल बी इनसाइड योर प्रोजेक्ट सेटिंग्स। गो टू एडिट, देन गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स,
and in project settings you can find automatic exposure in the rendering section. तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको रेंडरिंग मिलेगी कहीं पे, आप ढूंढ पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जाके जस्ट EXPOSUR एक्सपोजर आप लिख दो, एक्सपोजर लिखते ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सपोजर एक्सपोजर, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल कहीं पे दिखेगा, देखो ये एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सपोजर लिख दिया, तो इधर हमें सही इंजन में रेंडरिंग और रेंडरिंग में ऑटो एक्सपोजर मिल रहा है। इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ ऐसे, हालांकि यहाँ से बंद हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग एक पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम नाम का एक्टर लगाएंगे, तो वो एक्टर खुद ही ये सब काम करेगा, हम यहाँ से नहीं करते, पर फिर भी ये भी होता है, ये भी बता दे रहा हूँ। सो हम जैसे देखो अभी बंद कर दिया, अब हम इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, ठीक है। अब लाइटिंग देखना, यहाँ से मैं 100 कर रहा हूँ तो लाइट ब्राइट हो गई, अब ये वापस से डल नहीं हुई, ऑन कर रहा हूँ तो लाइट डार्क हो गई, कितनी डार्क रहेगी, वापस से ब्राइट नहीं हुई। तो क्या हुआ, जो ऑटोमेटिकली हमारी लाइट को कोई छेड़ रहा था वो सिस्टम को हमने बंद किया। कहाँ से किया, एडिट, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, एंड प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाने के बाद हमने यहाँ पे इंजन के अंदर रेंडरिंग में, इंजन के अंदर देखो आपको रेंडरिंग दिखेगा कहीं पे, रेंडरिंग, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन मिलेगा। रेंडरिंग में तमाम सेटिंग्स है, बहुत कुछ है, तो हो सकता है आप एक बार में ना फिगर आउट कर पाओ, बट धीरे धीरे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको डेफिनेटली एक्सपोजर का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑटो एक्सपोजर मिल रहा है। सो मैंने बोला कि इसको हमें ऑन ही रखना है। ये सारी सेटिंग्स हमारे पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम में भी हमें मिलने वाली है। क्लोज कर, सिलेक्ट दिस लाइट, हम अभी यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट यानी कि सन लाइट को यूज कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम को एंटर करना है यहाँ पे सिस्टम में। कैसे, प्लेस एक्टर्स पैनल पे जाके जस्ट आपको सर्च करना है पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम, या जस्ट पोस्ट लिखोगे तो भी मिल जाएगा, ये आपको मिल जाता है वॉल्यूम्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाता है पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम, एक ही बात है, आप क्लिक करें, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके छोड़ दें। इसको आप जितने रीजन में काम कर रहे हो, इस बॉक्स का साइज स्केल करके उतना बड़ा कर सकते हो, या फिर अगर आपका सीन बहुत बड़ा है या आपका मूड नहीं है इसको स्केल करके बड़ा छोटा करने का, तो सबसे बेस्ट है कि इसको अनबाउंड कर दो। ये बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब जो है कि सिर्फ इसके अंदर काम हो रहा है, हमें पूरे सीन में इसको अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम यहाँ पे देखो आ चुका है, हमें दिख ही रहा है। हम सबसे पहला काम यहाँ पे जाएंगे, नीचे डिटेल्स में सर्च करते हैं, क्या सर्च करेंगे, अनबाउंड, तो भूलना नहीं है, अनबाउंड हम सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो दिख रहा है अनबाउंड लिखा हुआ। पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम सेटिंग्स में इनफाइनाइट एक्सटेंट अनबाउंड, इसको हम ऑन करेंगे। जैसे हमने इसको ऑन किया, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज कर सकते हैं, बट स्टिल अभी इसने काम कंप्लीटली नहीं किया है। अभी सिर्फ हमने इसको ये बताया कि तुमको सिर्फ अपने अंदर नहीं, पूरे इनफाइनाइट वे में काम करना है। अब काम क्या करना है वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो काम ये करना है कि पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम को पहले सिलेक्ट करना है, एंड नीचे आएंगे और यहाँ पे देखो तमाम सेटिंग्स है, सो मेनी सेटिंग्स आर देयर, डोंट गो विद एनी सेटिंग्स विदाउट नोइंग देम। So now into the exposure section, just switch on this metering mode. अभी exposure का मीटर जो होता है उसको हमें ऑन करना है, and here you can find the auto exposure histogram. We can go with it, but if you want to go with the auto exposure histogram, you need to switch this option on, auto exposure compensation, right? इसको आपको ऑन करना है, and यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस और, मिनिमम एक्सपोजर वैल्यू और मैक्सिमम एक्सपोजर वैल्यू, इन दोनों को आपने ऑन करके -10 से लेके 20 तक में ये जा रहा है, इसको आपने क्या करना है, 1/1 करना है। अभी एक्सपोजर कंपेंसेशन का काम करता है, एक्सपोजर कंपेंसेशन अभी बता रहा हूँ क्या काम करता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर, तो जैसे ही हम अपना डायरेक्शनल लाइट की वैल्यू को चेंज करते हैं, तो अभी 10 में ना हमारी लाइट थोड़ी सी डल लग रही है, पहले इतनी डल नहीं लग रही थी। अब अगर हम यहाँ से इसको 100 कर रहे हैं तो लाइट ब्राइट, 1 करेंगे तो डल, 10 करेंगे तो इतना या इतना, ये हो गया। अब इसमें क्या है
कि इसमें मेरी लाइट की जितनी पावर है वही यहाँ पे चल गया। मान लो मेरे पास यहाँ पे 6-7 लाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ लाइट लगा दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक लाइट लगाया है और इसकी इंटेंसिटी मैंने रख दी है इतनी ब्राइट या फिर इतनी ब्राइट, व्हाटएवर। ठीक है, तो अभी हमने इतनी लाइट्स लगाई। अब ऑटो एक्सपोजर में जाएंगे हम, आई मीन पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम के थ्रू, एंड यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास एक्सपोजर का जो कंपेंसेशन था इसका क्या यूज है। एक्सपोजर कंपेंसेशन का यूज ये है कि हम यहाँ से सारी लाइट की इंटेंसिटी या पूरे सीन की ब्राइटनेस को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट गोइंग इंडिविजुअल लाइट्स। इस काम के लिए ये होता है। अभी यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू 0.5 करूँ तो ये सारे लाइट को डल कर देगा, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को 10 कर दूं, ये सारे लाइट्स को ब्राइट कर देगा। ठीक है, 2 करूँ या 1 करूँ, यू कैन नोटिस, राइट। ये होता है इसका यूज। लेकिन इसको हमें डिफॉल्ट पे रखना चाहिए। इसको हमें तब छेड़ना है जब हमें लग रहा है कि मेरा ओवरऑल सीन ना थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट हो गया, अब मैं एक एक लाइट पे जाके उसको काम नहीं करना चाहता, सारी लाइटिंग हो चुकी है, सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ी सी ब्राइटनेस मुझे एक्स्ट्रा दिख रही है, उस टाइम पे मैं एक्सपोजर कंपेंसेशन को थोड़ा डाउन कर सकता हूँ, सिमिलरली बढ़ा भी सकता हूँ। इसका ये यूज है। मीटरिंग मोड पे और भी यहाँ पे ऑप्शन है। ऑटो एक्सपोजर बेसिक ही बहुत बेसिक लेवल के सेटिंग्स देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और सेटिंग है दैट इज मैनुअल। मैनुअल इज गुड, बट फॉर मैनुअल आपको यहाँ पे एक वैल्यू देना चाहिए। लाइक मुझे लगता है 10 के आसपास तो सही आएगा। मैनुअल जो है 10 टाइम्स नॉर्मल एक्सपोजर की जितना होता है, तो अनुसार इसको अगर आप 10 पे रख के जाओगे तो गुड टू गो, आपकी सही स्टार्टिंग पॉइंट रहने वाली है, ठीक है। मैनुअल में रखेंगे तो इसको 10 पे रखना है, ऑटो एक्सपोजर हिस्टोग्राम में रखेंगे तो इसको 1 पे रखना है, बेसिक का यूज नहीं करना है। मैक्स और मिनिमम ईवी जो 100 की वैल्यू से इनको 1 बाय 1 करना है। कई बार यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखते हैं तो जस्ट ऑन करके छोड़ देना है। दैट्स ऑल अबाउट इट। अब इसमें और बहुत सारी सेटिंग्स है जो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी आप लोग को इतना ही करना है। आज बच्चे और नहीं आए, शायद होली के लिए गए होंगे और अभी छुट्टियां भी थी बीच में। तो एनीवेज इसकी जस्ट प्रैक्टिस करें, टेक्सचर की प्रैक्टिस करें अच्छे से, किस तरीके से हमने टेक्सचर्स को लिया है यहाँ पे यूज किया। आप अगर भी अगर एसेट्स में भी अगर यहाँ पे जाओगे और कुछ ऐसा सर्च करोगे हाउस एंड ऑल, तो हो सकता है कि आपको टेक्सचर्स ना मिले। In all the cases you prefer this, and the good thing is आपको एक ही टाइम में सारे टेक्सचर्स मिल रहे होंगे इस तरह से। मैं ये बनाने का प्रोसेस भी तुम लोग को सिखा दूंगा कि ऐसे टेक्सचर्स कैसे बनते हैं, और इसके लिए तुम्हें मैक्स या माया और सब्सटेंस पेंटर चलाना आना चाहिए। ये ड्रीम शेक टेक्निक में यूज हुआ है। इसमें यूजुअली क्या किया जाता है, इसमें यूजुअली इसकी जो यूवीज है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। बहुत कुछ है, बहुत चीजें हैं। तुम लोग सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे तो नहीं होगा, तुम्हें अपने से भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अब मैं तो बता दूंगा बहुत सारी चीजें, पर सारी चीजें कवर कराना इज नॉट पॉसिबल। अभी अगर हम यहाँ पे यूवी चैनल्स देखें तो कई सारे यूवीज हमारे स्टैक्ड है। जैसे मान लो ये पत्थर वाली चीजें, ठीक है, तो यहाँ पे जो पत्थर आ रहा है सेम पत्थर इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। इस हिसाब से हमारे यहाँ पे यूवीज दिखती है। यहाँ पे हमारा पूरा टेक्सचर हो रखा है इस हिसाब से, यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। ये जो लकड़ी का पूरा काम हो रखा है ये है, ये यहाँ पे लगाया गया, तो एक ही टाइल पे सारा सेट करना होता है। सर अगर हम अपने मैश की यूवी करने के बाद उसे ट्रायंगुलेट कर दें तो फिर हमारी यूवी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ट्रायंगुलेट ही होती है। जब अनरियल में फाइल आती है तो पूरी फाइल ट्रायंगुलेट होती है। इसमें जितना भी कुछ है, चाहे तुम्हारा कितना भी साइड होगा, यहाँ पे आने के टाइम पे ट्रायंगुलेट ही बनेगा। ये पूरे ट्राइंगल्स हैं, और देख रहे हो कितने लो पॉलीमर ट्राइंगल्स हैं। पूरा ट्रायंगुलेटेड मैश है।
चलो अब काम करो तुम लोग, थोड़ा एक सीन बना लो अच्छा सा। अगली क्लास में एक बढ़िया सा इस तरह के माउंटेन्स के साथ। हाँ, पढ़ना क्या है? ये पढ़ना नहीं, सुनना सर ने पूछा कि 3D लाइन में देख के सर है, ठीक है। हाँ, और एक घर लगाना जब भी इस तरह से, तो एक जैसे घर मत लगाना। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैंने लगा दिया, तुम लोग सर्च करके अलग अलग स्टाइल के हाउसेस लगाना। और बीच में पहले तो एक बार गली का या जैसा भी है रोड के साइड के हाउसेस का सेटअप देखना किस तरह का होता है, नेट पे पहले सर्च करना इमेज। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें स्ट्रीट व्यू, ठीक है, स्ट्रीट व्यू हमने ले लिया, इमेजेस पे हम गए, तो इस तरह के स्ट्रीट व्यूज है। हाउसेस, इनमें तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स मिलने वाले हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो इस तरह के एक व्यू का सेटअप बनाना है। और सबसे बेस्ट मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। आपने यहाँ से अरीना से निकलना है और जब तुम आगे जाओगे तो गलियां हैं वहां पे घुसना है। लेफ्ट की तरफ जा सकते हो, राइट की तरफ कहीं पे भी जा सकते हो। आप फोटो क्लिक कर लो, बच्चों ने पहले बनाए भी हैं वो चीजें यहाँ पे मेरे पास। इस तरीके से तो सिर्फ घर के साथ घर नहीं जुड़ना। आप देखो यहाँ पे इतना एरिया खाली छूटा हुआ है, तो इतना एक वॉल लगा दिया, पीछे एक पेड़ लगा दिया। फिर घर के डिजाइन भी अलग अलग हैं, कहीं पे कुछ चीज खड़ी है। और बेस्ट रहेगा तुम उसमें इसको देखो, क्या नाम है अपना, पिंटरेस्ट वगैरह में देख लो तो और बेटर रहेगा। ये देखो, सर ये जो वायर वगैरह है हमारी, इतनी कंजेस्टेड वायर जो है, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये वीकी लाइन कौन से बनेंगी? बना सकती, लेकिन इतनी सारे थोड़ी ना बना हाँ पाओगे। तो ये सर डाउनलोड करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? डाउनलोड करने के लिए यही प्रोसेस होता है जैसे घर डाउनलोड किया। फैब पे मिल जाएगी? चेक तो करो, चेक ही नहीं किया तुमने, कभी चेक किया? फैब पे मिलेंगे के लिए तुमको चेक करना पड़ेगा बेटे पहले। मिलते हैं, कितने मैस भी मिलते हैं। आप लोग ना क्या करते हो, आप लोग कुछ भी नहीं करते हो, बस आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, जो माइंड में है सिर्फ वो पूछने से नहीं होगा, आपको पहले ट्राई करके आना है, फिर मेरे से पूछना है ऐसी चीज। अब ये तो मतलब इसमें अनरियल का तो कोई स्कोप ही नहीं है ना, यहाँ फैब में आप भी जा सकते हो, आपने कभी देखा ही नहीं। अभी आपने एक इमेज देखा फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आया, ऐसा होता है क्या? तो ये होता है कि परोसा हुआ खाने की आदत हो गई हमें खुद देखना भी चाहिए। और अगर नहीं बन रहा है तो क्यों भाई, ये चीज तुम माया में नहीं बना सकते क्या? तुमको इतना माया तो आता ही है, तुमको एक माया में लाइन टूल तो यूज करना आता है, उसको तुम स्विफ्टनेस कर दोगे तो बढ़िया सी लाइन बनेगी। सब कुछ है बेटा, बस ढूंढने की जरूरत है। एंड आपको कई सारे प्लगइन्स भी मिलते हैं, इसके लिए भी आपको सर्च करना पड़ेगा, आप प्लगइन से भी बना सकते हो। देखो बतेरी चीजें, बहुत चीजें, इसमें आपको थोड़ा फ्री में देखना पड़ेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो फ्री में भी कई चीजें मिल रही हैं, ये सब मिलते हैं, नहीं तो जोड़ जोड़ के लगाओ तो क्या है, क्या करना हो जाएगा। इससे भी हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन बात करने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। एक से एक एसेट्स हैं, कॉन्सेप्ट पहले ले लो, जिस तरीके से यहाँ पे मैं अभी